हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स पर। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू द हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ heating, ventilation and air conditioning system. And third one is understanding the working of heating, ventilation and air conditioning. तो सबसे पहले हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारे ऑटोमोबाइल में कहाँ लगा होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो HVAC इज़ जस्ट लाइक अ AC इन योर हाउस। जैसे हमारे घरों में AC लगा होता है या फिर एक हीटिंग सिस्टम लगा होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक वीडियो को रेफ़र करेंगे और इस एनिमेशन की मदद से हम HVAC सिस्टम को समझने की कोशिश करें। Basics of HVAC. HVAC में मेन 3 कंपोनेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं: हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो HVAC स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC system control the indoor environment like temperature, humidity, airflow and air filtering. Next is mechanical intervention to condition the air to a preferred temperature and relative humidity. प्रेफर्ड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा ह्यूमन कंफर्ट। एक ह्यूमन किस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो पर कंफर्टेबल फील करता है। जैसे आप सर्दियों के समय कितने डिग्री टेम्परेचर पर अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, या फिर गर्मियों के समय अगर हम बात करें तो या तो हम AC ऑन करते हैं या फिर फैंस यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी कंफर्टेबल फील कर सके, स्वेटिंग ना हो और हमारी बॉडी एग्जॉस्टेड फील ना करे। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट। अमूमन तौर से जो ह्यूमन कंफर्ट है वो एक ह्यूमन फील करता है 25 डिग्री सेल्सियस इन समर्स और 20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कंफर्ट वो है 30% टू 60%। ह्यूमन कंफर्ट को टेक्निकल लैंग्वेज में थर्मल कंफर्ट भी कहा जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक ह्यूमन कंफर्टेबल फील करता है। तो इस कंफर्ट को बनाए रखने के लिए हम HVAC सिस्टम का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग HVAC सिस्टम, टेम्परेचर कैन बी रेज्ड और लोवर्ड, ह्यूमिडिटी कैन बी रेज्ड और लोवर्ड, मेंटेन प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, प्रॉपर एयर मूवमेंट कि हमारे घर के अंदर कितनी हवा घर के अंदर एंटर हो रही है, कितनी हवा घर से बाहर जा रही है,
जो एयर हमारे घर पे एंटर हो रही है वो एसी या फिर दूसरे सिस्टम्स HVAC सिस्टम से हम फिल्टर करते हैं, ताकि एम्बिएंट एयर से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे हम फिल्टर कर सकें। आउटसाइड एयर कैन बी एडिड एंड रिमूव्ड, जो फ्रेश एयर है उसे हम सिस्टम में ऐड कर सकें और रिमूव भी कर सकें। टू होल्ड द एयर कंटेमिनेशन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, जो एयर कंटेमिनेशंस होती हैं, जैसे हम बात करें स्मोक, डस्ट, तो वो किस लेवल तक हमने उसे कंट्रोल करना है, हम किस लेवल तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारा हम HVAC में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम का जो एप्लीकेशन होता है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिसेज एंड मैनी मोर। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में AC, घरों के बाहर AC लगे होते हैं। कमर्शियल एरियाज़ में सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी AC और सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, आपने देखा होगा उसमें AC। जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, एक रिलैक्स फील करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल या फिर मॉल के अंदर जैसे आप जाते हैं जिसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है, HVAC सिस्टम लगा होता है, तो हम वहाँ पर जाकर एक कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो ये कंडीशंस हैं वो ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट की जाती हैं, तभी हम वहाँ जाकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बेसिक जो हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट फ्लोज ड्यू टू 3 तरीके से हीट फ्लो होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर कंडक्शन को हम सही तरह से समझना चाहें तो हम एक मेटल बार की सहायता लेंगे। जैसे हम एक मेटल बार को एक एंड से गर्म करते हैं और वो गर्म होते होते दूसरे एंड तक गर्म हो जाती है, और उसे बोलते हैं हम कंडक्शन। और कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन होता है दो डिफरेंट मीडियम्स को, दो डिफरेंट टेम्परेचर की चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं। जैसे गर्म पानी और ठंडे पानी को हम आपस में मिलाते हैं तो एक जो लिक्विड जो लास्ट में बनेगा वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बनेगा, ना ही वो पहले ठंडे वाले टेम्परेचर पे होगा और ना ही गर्म वाले टेम्परेचर पर। तो इस तरह से भी हम ये भी एक हीट ट्रांसफ़र का मीडियम है। और जो नेक्स्ट मीडियम है हीट ट्रांसफ़र का वो है रेडिएशन। रेडिएशन को अगर समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे सनलाइट का, कि सनलाइट से किस तरह से हीट हमारे तक पहुंचती है। एज ऑल यू नो कि सन हमसे या पृथ्वी से कितना दूर है, पर तब भी उतनी दूर होने के बाद भी सन की जो हीट है वो हम तक पहुंच पाती है। उसका एक अकेला कारण है रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू रेडिएशन। और अगर आप जिसका जनरल एग्जांपल लें तो जैसे आप घरों पर बैठकर आग सेकते हैं या एक हीटर से आप आग सेकते हैं, तो वो एक तरह से वो भी एक रेडिएशन का मीडियम है हीट ट्रांसफ़र का। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कंडक्शन में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमने मेटल बार का एग्जांपल लिया था, तो एक सॉलिड मैटर से हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। कन्वेक्शन में हीट इज़ ट्रांसफ़र थ्रू लिक्विड। लिक्विड मीन्स एयर, लिक्विड। एयर में भी हम कन्वेक्शन अगर हम एयर की बात करें तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर एयर के मीडियम्स हैं तो जब उनमें मिक्सिंग होगी तो उसे हम कन्वेक्शन का भी नाम दे सकते हैं। और थ्रू रेडिएशन इज़ थ्रू गैस और एयर व्हेन द हीट सोर्स इज़ अवे फ्रॉम अस। तो तीनों के अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को अगर हम डायरेक्टली समझना चाहें तो जैसे आप में से कोई भी कभी बीमार हुआ होगा तो सीधा बोला जाता है कि बुखार कितना है, फीवर कितना है, तो बोला जाता है कि 37 डिग्री 102 104। तो जो वो 102 या 104 टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो वो 37 38 जो आइडल टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का, और इन केस ऑफ फीवर वो 38 39 मैक्सिमम राइज करता है। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे घरों में सन के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। एक्सटीरियर वॉल्स अगर हमारी गर्म हो जाए, रूफ गर्म हो जाए ड्यू टू सन, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, कंप्यूटर्स, लाइट्स, इनमें से भी जो हीट रेडिएट होती है उससे हमारा जो रूम होता है वो गर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट कैसे इफेक्ट होता है? ड्राइवल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, फ्रेश एयर, क्लीन एयर, नॉइस लेवल, ये सारे जो रीजंस हैं ये ह्यूमन कंफर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर फर्नीचर एंड वर्क सरफेसेस, एरोगोनॉमिक्स। ह्यूमन कंफर्ट को अगर आप देखें तो एरोगोनॉमिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो जो ड्राइवर सीट होती है या पैसेंजर सीट होती है उसे इस तरह से बनाया जाता है कि उसे प्रॉपर कंफर्टेबल बनाया जा सके। इनकेस अगर हम गर्मियों की बात करें तो जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें आप एक फ़ीचर ऐसा देखेंगे कि जो सीट है उन्हें भी वेंटिलेट किया जाता है। सीट में भी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि जो हमारा ड्राइवर है और पैसेंजर है वो कंफर्टेबली सीट पर बैठ सके। इन गर्मियों में क्या होता है कि ड्राइवर कंटिन्यूसली अगर ड्राइव कर रहा है तो उसकी बैक सीट पे या फिर बैक पे स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न व्हीकल्स में सीट को भी वेंटिलेट किया गया है टू एनहांस द ह्यूमन कंफर्ट। तो अब हम पढ़ेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कंप्रेसर, this component is the heart of the system. Pump refrigerant and oil through system, separates the high pressure side of the system from low pressure side. If it fails, no cooling take place. सेकेंड है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? हीट को रेडिएट करता है। अब जहाँ हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था इससे पहले, रेडिएशन, कन्वेक्शन, तो कंडेंसर वही काम करेगा। ये हीट को रेडिएट करेगा, सिस्टम में से हीट को एलिमिनेट करेगा। अ कंडेंसर कैन बी वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वो है इवेपोरेटर। Evaporator provide cooled air to the space. It is located after the system air filters, removes moisture from the air or condensate, traps inside dirts, dust and filters, so require preventive maintenance. Evaporator fan, एक फ़ैन की मदद से हम एयर को ब्लो करते हैं। It's located behind the front of the evaporator coil. Thermal expansion valve. It's located at the evaporator coil. Provide the correct amount of refrigerant to the evaporator coil for proper cooling. It separates the high pressure side of the system from low pressure side.
फेलियर कुड कॉज कंप्रेसर फेलियर एंड लॉस ऑफ कूलिंग कैपेसिटी। जैसे कि आप इसका नाम पढ़ पा रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वर्ड की जहाँ पर बात आती है मतलब किसी चीज़ का फैलना, जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ तक आती है उसे ये एक्सपेंड कर देता है। तो इसे हम ध्यान अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। यहाँ पर कर्सर के साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाएगा और उसे कंप्रेशन की वजह से, ड्यू टू कंप्रेशन, रेफ्रिजरेंट विल बी एट हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे होने की वजह से हम रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर कॉइल में सप्लाई करेंगे और कंडेंसर कॉइल से होता हुआ जो हमारा लिक्विड है वो एक्सपेंशन वाल्व की तरफ मूव करेगा। पर कंडेंसर कॉइल पे हमारा फ़ैन लगा होता है और फ़ैन की मदद से या फिर एयर कूल्ड, लिक्विड कूल्ड, किसी भी तरह से हम कंडेंसर कॉइल को ठंडा करते हैं और जो हीट है वो सिस्टम से बाहर एलिमिनेट हो जाती है और लिक्विड हमारा एक्सपेंशन वाल्व की तरफ मूव करता है। एज इट मूव्स टू द एक्सपेंशन वाल्व में लिक्विड एक्सपेंड होगा और प्रेशर में ड्रॉप आएगा। ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप लिक्विड थोड़ा ठंडा होगा और इवेपोरेटर कॉइल से पास किया जाएगा। इवेपोरेटर कॉइल से फिर इवेपोरेटर फ़ैन लगा होगा जो कि हमारे लिक्विड को थोड़ा ठंडा कर देगा। इस तरह से हम सिस्टम से कूलिंग, मतलब सिस्टम को एयर को ठंडा, और जैसे सेम यही सिस्टम हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी अप्लाई होता है और इस तरह से हम एयर को ठंडा कर पाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो रेफ्रिजरेशन है इसका यूनिट होता है TR और जो इसकी फुल फॉर्म है इसे बोलते हैं टनेज। टनेज में हम इसे, टन्स में हम इसे मेज़र करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो AC है वो कितने टन का है, वो टन वेट में नहीं होता है, उसे हम मेज़र करते हैं TR, टन्स में। वन TR इज इक्वल टू 3000 किलो कैलोरीज पर आवर और 50 किलो कैलोरीज पर मिनट। तो इससे हम पढ़ेंगे कि HVAC सिस्टम किस तरह से हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरह के सिस्टम में हमें किस तरह का HVAC सिस्टम यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में कैसे हमारा HVAC सिस्टम लगा होता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कूलिंग लोड, टेक्नो इकोनॉमिकल सिस्टम, डिजाइनिंग एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजाइनिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजाइनिंग रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर ये तो रहेगा ओवरऑल एक कूलिंग सिस्टम, HVAC सिस्टम जो हम कमर्शियल या दूसरे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। पर अगर हम बात करें कि ऑटोमोबाइल में कैसे एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम आता है, तो फ्रेश एयर इनटेक हमारा एम्बिएंट एयर बाहर से होता है और एयर कंप्रेसर से होकर इवेपोरेटर की तरफ जाती है और इवेपोरेटर से हीटर कॉइल या फिर डायरेक्ट हमारा जो वेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के वेंट्स आपने देखे होंगे। इस तरह के साइंस आप कर्सर को जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के वेंट्स से डायरेक्ट टू द फुट, फेस और विंडशील्ड की तरफ हमारी एयर की मूवमेंट रहती है। अगर आप इसे एक थोड़ा डिटेल में और देखना चाहें
तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्रेसर से एयर फिल्टर होकर अलग अलग तरह के वेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं नंबर 5, 6, 7। 5 को अगर देखें तो ये विंडशील्ड की तरफ जा रहा है। 6 को अगर देख पा रहे हैं तो ये ड्राइवर और पैसेंजर्स के फेस की तरफ जा रहा है। और नंबर 7 वेंट को अगर हम देख पा रहे हैं तो ये फुट्स की तरफ जा रहा है। तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से एयर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हैं और अलग अलग वेंट से इन्हें पास करके पैसेंजर्स या ड्राइवर्स तक एयर को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वाइल ड्राइविंग और वाइल ट्रैवलिंग टू समवेयर हम टेम्परेचर और एयर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके अपना ह्यूमन कंफर्ट मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक HVAC सिस्टम काम करता है। थैंक यू।